नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू करी हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए, उनको क्या करना है और कैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा। आज की वीडियो में हमारी डिस्कशन मेनली रहेगी कि ऐसा क्यों हुआ, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसी क्या नीड पड़ी कि अचानक से उन्होंने रेगुलेशंस इशू कर दी। उसके बाद सेकेंड पॉइंट ये रहेगा हमारा, जो रेगुलेशंस इशू करी हैं उसके मेन की पॉइंट्स क्या क्या हैं। उसके बाद थर्ड हमारा पॉइंट डिस्कशन का रहेगा कि जो इन की पॉइंट्स को फॉलो नहीं करेगा उसके ऊपर क्या क्या पेनल्टीज इंपोज हो सकती हैं। और फिर लास्ट हमारा पॉइंट ये रहेगा कि जो ये रेगुलेशंस हैं क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी आर्टिकल का वॉयलेशन करती हैं या नहीं करती हैं। आज की वीडियो बनाने के पीछे का मेन पॉइंट मेरा ये है कि जब से रेगुलेशंस की बात हुई है तब से एक बहुत ज़्यादा क्योस टाइप का हो गया है। जो बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट कोचिंग के थ्रू बेस्ड होता है वो लोग काफ़ी टेंशन में हैं। तो इसीलिए ये स्टैटिकल एनालिसिस है कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या वो नेशन के लिए ज़रूरी है कि नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका बेसिक कॉज क्या है कि अचानक से सेंट्रल गवर्नमेंट को ये फैसला लेना पड़ा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी तक कोचिंग की जो व्यवस्था थी, जो प्राइवेट ट्यूशन्स की व्यवस्था थी, वो अभी तक रेगुलेटेड नहीं थी प्रॉपर्ली। कोई गाइडलाइंस उसके ऊपर एज इट नहीं थी। तो ये मुद्दा अचानक से इतना ग्लोरीफाई कैसे हो गया। नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक रिपोर्ट आई थी 2016 में, जिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 7.1 करोड़ स्टूडेंट्स जो हैं इंडिया के, वो प्राइवेट ट्यूशन्स और प्राइवेट कोचिंग्स में पढ़ते हैं। और अगर हम बात करें हमारे स्कूल की फ़ीस इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो बेसिकली जो हमारी स्कूल फ़ीस होती है उसमें एक मेजर पार्ट होता है ट्यूशन फ़ीस का। तो अगर हम इसको एनालाइज करें तो एक बच्चा है जो कि ट्यूशन फीस स्कूल में भी दे रहा है पढ़ने के लिए, और साथ ही साथ वही बच्चा ट्यूशन फीस अलग से दे रहा है वही सब्जेक्ट्स कवर करने के लिए जो स्कूल में किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्कूल टीचर्स के पॉइंट पे एक लैक ऑफ इफेक्टिवनेस है कि वो प्रॉपरली पढ़ा नहीं रहा है, इस वजह से उस बच्चे को ट्यूशन जाना पड़ रहा है। नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के उसी सर्वे में 2016 वाले सर्वे में ये चीज़ निकल के आई कि हर 4 में से एक बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहा है पढ़ाई करने के लिए। और कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जहाँ पे हर 4 में से 3 बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। वो स्टेट्स हैं त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स हैं जहाँ पे 75 to 81% स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल के साथ साथ कोचिंग भी जा रहे हैं एक्स्ट्रा पढ़ाई करने के लिए। साथ ही अगर आप ये चीज़ ऑब्जर्व करें तो आपको अपनी लोकेलिटी में ही दिख जाएगा कि लगभग हर लोकेलिटी में 2 से 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुलते जा रहे हैं और ये कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। अब तो जब से कोविड आया था उसके बाद से तो ऑनलाइन कोचिंग्स की भी भरमार सी आ गई है। तो एक कन्फ्यूजन टाइप का क्रिएट हो गया है, एक अनरेगुलेटेड टाइप ऑफ सिस्टम क्रिएट हो गया है, और ज़्यादातर चीज़ें जो है वो लैक ऑफ रेगुलेशन की वजह से मिस हैपनिंग्स होती हैं। उसके बाद अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट जो इसका इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्या हो गया कि आपको रेगुलेशंस बनानी पड़ी, वो है एक्सेसिव फीस। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो एक्सेसिव फीस चार्ज करते हैं जो कि रीजनेबल नहीं है। अब एक्सेसिव फीस का अगर आपको एग्जांपल लेना है तो आप जो कोचिंग्स हैं आप उनकी वेबसाइट पे जाके एक प्रॉपर जो उनका फीस स्ट्रक्चर है उसको आप रेफर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। लगभग इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो फीस होती है वो लैक्स में होती है। जो अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका नाम चल चुका है उनकी कोचिंग फीस की बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है, जो पेरेंट्स हैं वो इजीली उसको नहीं पे कर पाते, तो इस वजह से उनको अपना घर ज़मीन वगैरह बेच करके अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगाना पड़ता है क्योंकि कंपटीशन इतना टफ होता जा रहा है। साथ ही साथ उसके बाद अगर हम बात करें तो एक और बहुत मेजर पॉइंट है जो कि है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की वजह से बच्चों पे एक्सट्रीम प्रेशर आता जा रहा है। सपोज दैट जो बच्चा अमीर नहीं है, जिन पेरेंट्स के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अच्छे कोचिंग सेंटर्स में अपने बच्चों को भेज सकें, उनको बेचारों को मजबूरी में प्रॉपर्टी सेल आउट करके अपना घर रहने का या अपना खाने पीने का बंदोबस्त सेल आउट करके उनको अपने बच्चों को कोचिंग में भेजना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन बच्चों के ऊपर एक एक्सट्रीम प्रेशर टाइप का आ जाता है कि अब सारा का सारा फोकस उन्हीं के ऊपर आ जाता है कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाए इन दैट केस बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा और वो कहीं के नहीं बचेंगे। वो कोचिंग अपने पेरेंट्स का सब कुछ लगवा के उन्होंने कोचिंग भी करी, बट फिर भी अगर कुछ नहीं हुआ तो वो क्या करेंगे। तो एक एक्सट्रीम प्रेशर बच्चों के दिमाग में आ जाता है। साथ ही साथ जो बच्चे अच्छी कोचिंग सेंटर्स में नहीं जा पाते हैं उस टॉप लेवल के, तो उनके अंदर ऑलरेडी एक हीन भावना टाइप की आ जाती है, जिसको बोलते हैं एक प्रेशर टाइप का आ जाता है कि मैं तो उस कोचिंग में जा नहीं पा रहा हूँ, मेरा तो कुछ नहीं होगा। और जो अच्छी कोचिंग के बच्चे हैं जो एक्सेसिव पढ़ाई कर रहे हैं वो ऐसे रिजल्ट्स लाते हैं जो कि नॉर्मल और एवरेज बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालते हैं। जैसे इसी साल जो नीट का टॉपर था उसका 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए थे। मतलब कितनी बड़ी बात है कि
720 मार्क्स ले आना 720 में से ही, तो कितनी बड़ी बात है 100% रिजल्ट जाना। तो ये एक बच्चों के दिमाग पे एक प्रेशर टाइप का क्रिएट होता है कि कैसे वो इस चीज़ से मैनेज करेंगे, इस चीज़ से कोप अप कर पाएंगे। साथ ही एक और चीज़ कि उन्होंने सारी चीज़ें बेच बाच के अपने इस कोचिंग में एडमिशन लिया है, अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक और मेजर इशू था जिसकी वजह से ये चीज़ लानी पड़ी है लोगों को, वो है नंबर ऑफ सुसाइड केसेस। जो स्टूडेंट्स हैं हमारे देश के, जो यूथ है जिसको बोला जाता है कि हमारा इंडिया का अपकमिंग फ्यूचर है ये, वो इतने प्रेशर में है कि अगर वो चीज़ वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, उस कंपटीशन में वो बीटअप नहीं कर पा रहा है, इन दैट केस वो डिप्रेशन की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट करता है। और 2011 से लेकर 2021 तक ये सुसाइड रेशियो 70% इंक्रीज हो चुका है। अब आप खुद सोच लीजिए, जहाँ पे पहले 70% लेस सुसाइड्स होती थी, आज कोचिंग खुलने की वजह से उन बच्चों पे कितनी प्रेशर आती जा रही है कि वो उस चीज़ को कोप अप नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें अंत में सुसाइड करने का ऑप्शन चूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास कोई भी चीज़ नहीं बचती है कोचिंग करने के बाद। उसके बाद क्योंकि ये रेगुलेटेड सेक्टर नहीं था हमारे देश में, तो इसलिए लोग क्या करते थे, जो कि अनएजुकेटेड हैं, जो इतने प्रोफेशनल नहीं हैं, वो भी कोचिंग सेंटर्स खोल लेते थे बिना किसी नॉलेज के, और बच्चों को उनकी वजह से उनके करियर पर लॉस होता था। साथ ही एक अनप्रोफेशनल पर्सन होने की वजह से उन्हें नहीं पता होता था कि बच्चे की साइकोलॉजी से कैसे समझाना है, उसको किस तरीके से चीज़ें डील करनी है, जिस वजह से बच्चों के एक मेंटल डेवलपमेंट पे भी उल्टा असर पड़ता था। तो ये थे मेन कारण कि ये गाइडलाइंस क्यों आई थी। अच्छा, उसके बाद अब बात करते हैं कि ये गाइडलाइंस क्या है, इनकी बेसिक की पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले जो चीज़ इस गाइडलाइंस के थ्रू इंपॉर्टेंट है वो है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। आज तक हम लोग देखते होंगे कि न जाने कितने कोचिंग सेंटर्स हमारे आजू बाजू खुले हुए होंगे जो रजिस्टर्ड ही नहीं होंगे। तो जब रजिस्टर्ड ही नहीं होंगे तो उनका तो जुरिसडिक्शन डिफाइन करना और ये सारी चीज़ें करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी कंपनी लॉ है या जो भी हमारी पार्टनरशिप वगैरह एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट पर तभी सूट फाइल कर सकते हो जब वो रजिस्टर्ड होगा। तो ये रेगुलेशंस जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट को लोकल अथॉरिटी पे रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देना मैंडेटरी कर देती है। साथ ही जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो ब्रांचेस हैं उन ब्रांचेस को भी रजिस्टर कराना ज़रूरी है। ये नहीं कि उसका मेन हेड ऑफिस रजिस्टर्ड है तो ब्रांचेस को रजिस्टर कराने की कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है, उनको भी रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सेकेंड जो इस चीज़ का मेन पॉइंट है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स 16 साल के अंदर हैं या फिर जिन्होंने सीनियर सेकेंडरी वाला यानी 12th का एग्ज़ाम नहीं दिया है, वो कोचिंग में एनरोल नहीं किए जा सकते। आप देखेंगे, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं कि आकाश की जो वेबसाइट है उसमें 8th क्लास से बच्चा एनरोल हो जाता है। तो आप सोचिए कि 8th क्लास का एक बच्चा है जो कि 8th क्लास से कोचिंग जा रहा है, उसके दिमाग पर कितना प्रेशर पड़ रहा होगा। साथ ही साथ उसी के कलीग्स हैं जो कि फंड ना होने की वजह से कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके बीच में कितना बड़ा एक गैप आ जाता है, एक मेंटल गैप आ जाता है, एक काइंड ऑफ प्रेशर आ जाता है कि वो तो बहुत कुछ कर लेगा बट हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये रूल बना दिया गया है कि अगर आपका बच्चा 16 साल से कम है या फिर उसने सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास नहीं करी है, इन दैट केस वो कोचिंग में एनरोल नहीं किया जा सकता। उसके बाद आप लोग देखते होंगे आजकल न्यूज़ में कई सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आग लग रही है, जहाँ पे बच्चों को बहुत बुरी तरीके से एस्केप कराया जा रहा है या कर रहे हैं, वो लोग खिड़की से कूद रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए एक गाइडलाइन इसी में इशू करी गई है कि उनके पास फायर सेफ्टी के सारे नॉर्म्स पूरे होने चाहिए। जो फायर डिपार्टमेंट है अपना, उसका सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह कंप्लीट होना चाहिए, उसमें कोई कोताही नहीं चलेगी। उसके बाद इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं तो उस केस में प्रॉपर लाइटिंग, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर वेंटिलेशन और बाकी अरेंजमेंट प्रॉपर आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। ये भी इसी गाइडलाइन का पार्ट है। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरास, मेडिकल असिस्टेंस, फर्स्ट एड किट वगैरह वगैरह भी कोचिंग सेंटर वालों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसके साथ जो एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया था कि ये गाइडलाइंस आने का मेन कारण था, वो था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की एक्सेसिव फीस। तो उसके लिए भी इसमें एक पॉइंट है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे उनकी जो फीस होगी, जो फीस वो लेंगे, चार्ज करेंगे बच्चों से, वो रीज़नेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं और उतनी कैपेबिलिटी आपकी नहीं है, तो वो एक रीज़नेबल फीस होनी चाहिए। साथ में उस फीस की प्रॉपर रिसिप्ट वगैरह देंगे वो लोग। इसी गाइडलाइंस में एक और पॉइंट भी है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे वो प्रॉपर एक प्रोस्पेक्टस बनाएंगे जिसमें उनकी एग्जिट पॉलिसी होगी, रिफंड प्रोसीजर होगा, हॉस्टल फीस वगैरह होगी, हॉस्टल कहाँ पे लोकेटेड है, जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक प्रॉपर ब्रोशर टाइप का बनाएंगे, वो उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा हर
पर्सन को जो कि उस कोचिंग में इनरोल होना चाहता है। उसके साथ साथ एक और चीज़ इसमें बताई गई है इसी गाइडलाइंस में कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनका जो बच्चों को बुलाने के आवर्स होंगे वो कभी भी स्कूल टाइम से मैच नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप बच्चों को बोलो कि आपको आना पड़ेगा। कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ जुगाड़बाजी से बच्चों का कहीं स्कूल में नाम इनरोल करा देते हैं और उसी टाइम पे बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बुलाते हैं, तो वो चीज़ अलाउड नहीं है। आपके कोचिंग आवर्स जो है वो स्कूल आवर्स से डिफरेंट होने चाहिए, अलग होने चाहिए। साथ ही साथ इसमें एक और पॉइंट है, जो वीकेंड है उसमें ट्यूटर मतलब जो पढ़ा रहा है और जो बच्चे हैं उनको आपको ऑफ देना पड़ेगा। साथ ही जब आपकी नॉर्मल क्लासेस भी होंगी तो बच्चों को आपको रेगुलर इंटरवल देना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपने 4 घंटे बैठाया और लगा के खींच दिया बच्चों को पढ़ाने में। और इसका एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ऐसा प्रोसीजर बनाना पड़ेगा कि अगर मिड टर्म में जैसे इनरोल करा लिया बच्चे ने, अब उसने 10 दिन 15 दिन 20 दिन क्लासेस ले लिया, 1 महीना या सपोज हाफ 1 ईयर का कोर्स था, 1 ईयर में से उसने 6 मंथ्स क्लासेस ले ली, तो उसको अगर मान लीजिए तब विड्रॉ करना है तो वो कैसे विड्रॉ करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा वो भी उनको प्रोस्पेक्टस में मेंशन करना पड़ेगा। साथ ही 10 दिन के अंदर जो भी उनका बैलेंस अमाउंट होगा वो उनको रिफंड करना पड़ेगा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को। और एक और चीज़ जो इसमें स्पेसिफिकली मेंशन की गई है वो ये है, ड्यूरिंग द कोर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ना कोर्स फीस बढ़ा सकता है ना हॉस्टल फीस एक्स्ट्रा कर सकता है, कोई भी चीज़ बढ़ाई नहीं जा सकती। जिस रेट पे बच्चे ने एडमिशन लिया है सेम रेट ही फॉलो ऑन होगा, वो बढ़ाया नहीं जा सकता। उसके बाद बात करते हैं पेनल्टी की। अगर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट से सारी गाइडलाइंस फॉलो नहीं करा तो उस पर क्या पेनल्टी लगेगी। तो अगर फर्स्ट वायलेशन है, फर्स्ट वायलेशन के केस में जो पेनल्टी है वो 25,000 तक की है। अगर रिपीट ऑफेंडर है, अगर कोचिंग वाला रिपीट करता है, इन दैट केस वो पेनल्टी 1 लाख की हो जाएगी, अप टू 1 लाख। और साथ में रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, और अगर एक बार रिवोकेशन हो गया रजिस्ट्रेशन का तो फिर दोबारा रजिस्टर नहीं करा सकते। उसके बाद अब मेन मुद्दे पे आते हैं, क्या ये गाइडलाइंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन में है। तो हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी जो है वो प्रोवाइड करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि वो कहता है कि हमारे पास फ्रीडम है टू प्रोफेस एनी बिजनेस और ट्रेड। तो बेसिकली हमें पावर तो वो दे रहा है, बट आर्टिकल 19 का ही सब क्लॉज 6 ये कहता है कि जो गवर्नमेंट है उसके पास पावर है कि इस आर्टिकल को रिस्ट्रिक्ट कर दे, आर्टिकल 19(1)(g) को। पब्लिक बेनिफिट के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वो गवर्नमेंट इंपोज कर सकते हैं उसके ऊपर। तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ही मानी जाएंगी, क्योंकि 16 साल तक की बात है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन अभी तक नहीं है। उसके बाद कुछ लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम होगी कि हमारा जो आर्टिकल 21 है जो कि बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, जिसमें राइट टू लाइवलीहुड भी कवर्ड है, तो बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड इससे इफेक्ट होगा। बट अगर आप ये चीज़ देखें कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है उसमें जितने टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, जिनका लाइवलीहुड वहाँ से आ रहा है, और जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, अगर उनका आप रेशियो देखेंगे तो बच्चों का रेशियो ज़्यादा निकल के आएगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपने लाइवलीहुड के चक्कर में बच्चों के फ्यूचर, जो कि हमारा इंडिया का फ्यूचर है, उसको आप डिस्टर्ब कर दें। तो इसलिए ये जो रेगुलेशंस है मेरे हिसाब से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये मेरी ओपिनियन में उसको अफेक्ट नहीं करते हैं। बाकी अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में केस होगा तो हम आपको अपडेट देंगे सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट आई है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से मैंने बहुत सारे लोगों के अंदर के डाउट क्लियर करे होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आप लोगों का रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा ज़रूर। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट्स।